विष्णु जी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, क्योंकि लॉ की बात करें या एक्ट्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस वक्त देश में ज्वलंत हैं, जिन पर बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मैं बात शुरू करूंगी वक्फ एक्ट के बारे में। पिछले कुछ समय से काफ़ी बातें हो रही हैं इसको लेकर के। 1954 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो डेटा निकाला है, 1954 में इसको कॉन्सेप्चुलाइज़ किया गया। फिर उसके बाद उसमें 1995 में अमेंडमेंट हुआ और फाइनली 2013 में उसको अनप्रेसिडेंटेड पावर्स देकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। वक्फ एक्ट क्या है, क्यों इसका गठन हुआ वक्फ बोर्ड का, और प्रेजेंटली क्या पावर्स हैं? देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज ये सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने वक्फ का अध्ययन किया था आज से 7-8 साल पहले, और जब ये बात पब्लिक डोमेन में लेके आए थे, तब बहुत से लोगों ने इसको समझा नहीं था या समझने की कोशिश नहीं की थी, या ये किसी के लिए विषय था ही नहीं। पर जब अभी रिसेंटली तमिलनाडु में मंदिर का उदाहरण आया, एक पूरे गाँव का उदाहरण आया, जब सूरत में उदाहरण आया, जब बेट द्वारका का उदाहरण आया, जब चंद्रशेखर पार्क का उदाहरण आया, ज्ञानव्यापी, मथुरा, जब ये सारे उदाहरण आने लग गए, तो लोगों को समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और फॉल्ट ये उदाहरण में नहीं है, फॉल्ट है पावर में। एक लॉ में एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब आप किसी को इतनी असीमित अधिकार देंगे तो उसके बाद उसका मिसयूज़ होना तो लाजमी है। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। वक्फ एक्ट इनिशियली बना हुआ था शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में, जो भी प्रॉपर्टी को लेके, वक्फ संपत्ति को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ एक्ट का गठन किया गया था। इसीलिए वही कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में उनके शिया सुन्नी का मैटर है। 1923 में वक्फ एक्ट आया था। उसके बाद सबसे पहले जो वक्फ एक्ट आया था 1923 का था। नहीं, आपने सही बताया, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला वक्फ एक्ट 1954 का है। जी। उससे पहले जो इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट में वक्फ एक्ट था 1923 का था। अगर आप 1923 का वक्फ एक्ट देख लें तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज के वक्फ एक्ट में है। और इसकी एक अगर लेजिस्लेटिव कंपैरेटिव स्टडी की जाए 1923 के वक्फ एक्ट की और आज वक्फ एक्ट 1995 की आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2013, आप पाएंगे कि पूरा रिवर्स हो चुका है। अब कैसे रिवर्स हुआ उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक्ट के अंदर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वक्फ की जितनी संपत्ति, उसका सर्वे होता है। ये जो सर्वे करने का कॉन्सेप्ट है, ये खुद में ही गलत है। मेरा सबसे पहले प्रश्न इसी पे है, क्योंकि किसी भी हिंदू मंदिर की, किसी भी सनातन धर्म के आदमी की, सिख समुदाय की, जैन समुदाय की, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन या किसी और रिलीजन की संपत्ति का सर्वे सरकार नहीं करती है कि भाई कितनी संपत्ति है, कितनी नहीं है, घटी बढ़ी, और उसका पूरा गजट नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ कहीं और नहीं होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वक्फ एक्ट में होता है, अंडर सेक्शन 4, 5 और 6। ये सर्वे हर 10 साल में होता है और इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ वक्फ एक्ट 1995। जितनी बातें बोल रहा हूँ आपको सामने, ये रिकॉर्डेड बातें हैं, लेजिस्लेटिव जो एक्ट में लिखा हुआ है वो बातें हैं, कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, ना कोई भाषण है इसमें। सेक्शन 8 में ही लिखा हुआ है कि वक्फ का जो सर्वे होगा, इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसी हिंदू मंदिर की संपत्ति का या किसी भी हिंदू समाज की संपत्ति का जो डोनेट कर रहे हैं ट्रस्ट को, उसका तो सर्वे होता नहीं है और ना सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार टैक्स पेयर के मनी से किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 27 का वायलेशन है। उसके बाद भी ये काम हो रहा है। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का, ये सर्वे बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन है। मतलब अगर लैंड एक्विजिशन से इसको आप कंपेयर करें, किसी की ज़मीन अगर लैंड एक्विजिशन में जा रही है, तो जो पुराना लैंड एक्विजिशन था एक्ट, उसमें सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था। तो आपको भाई जिसकी संपत्ति एक्वायर होने जा रही है, उसको ऑब्जेक्शन का समय देते, तो उसको बताते थे आपकी संपत्ति हम एक्वायर करने जा रहे हैं, ये खसरा नंबर आपका लैंड एक्विजिशन में आ गया, आपको ऑब्जेक्शन देना, आके ऑब्जेक्शन दे दीजिए। फिर उसके बाद आपकी बातें सुनने के बाद सेक्शन 6 में फाइनल नोटिफिकेशन कर देते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। जिसकी संपत्ति वक्फ में जाने वाली, और मैं बहुत इसे जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और कोई भी मुझे देश का लीगल ल्यूमिनरीज पे चैलेंज करे, सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है, इंक्लूड की जा रही है, उसको इन्फॉर्मेशन देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यही बात हम लोग बराबर कह रहे हैं कि अगर किसी की संपत्ति सर्वे में इंक्लूड होगी, उसका गजट नोटिफिकेशन होगा, उसको पता ही नहीं चलता है, और उसको आपने अगर 1 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो दैट नोटिफिकेशन इज फाइनल।
मतलब कि अगर मैं एक दिन सुबह उठती हूँ, मुझे पता चलता है कि ये वक्फ बोर्ड पे मेरा घर या मेरी प्रॉपर्टी जा रही है, तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा 20-30 साल बाद, जब एक्चुअली लोग वहाँ पे आएंगे उसको कब्जा करने के लिए, या 5 साल बाद जब लोग आएंगे कब्जा करने, तो आप कहेंगे आप कब्जा कैसे करें, तो कहेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये ऑलरेडी वक्फ संपत्ति है। और ऐसा हो चुका है, जिससे बात नहीं रह गई है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का, प्रयागराज में, जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने शहादत दी थी, जिसे लोग एल्फ्रेड पार्क कहते हैं, कंपनी बाग पार्क कहते हैं, आज उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। उस पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे कितनी मज़ारें और मस्जिद बना दी गई। उसके बाद हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने याचिका की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तब उसको रिमूव किया गया। पर आज भी वो वक्फ का नोटिफिकेशन वैलिड है, चल रहा है। ज्ञानव्यापी के केस में जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, उस पूरे परिसर को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है और कहते हैं वक्फ नंबर 100 है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा मंदिर है, जो हमारी शाहिद का मस्जिद है, वक्फ संपत्ति है। अब ये सारी बातें क्यों कहते हैं, इसमें भी मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। सेक्शन 6 में पहले जो शब्द यूज़ था वो था पर्सन एग्रीव्ड। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रमेश गोविंद राम के केस में, और 2010 में वो जजमेंट आया था। 1979 में भी 3 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जो सेक्शन 6 में नोटिफिकेशन होता है, अगर इसमें किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली जाती है तो उसको ये लायबिलिटी नहीं है उसको चैलेंज करने की, ना ये नोटिफिकेशन उस पर बाइंडिंग होगा। मतलब वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इस नहीं। सेक्शन 4, 5 और 6 में, सेक्शन 6 में शब्द यूज था पर्सन एग्रीव्ड। तो उस पर्सन एग्रीव्ड के वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में इंटरप्रेट किया और कहा ये जो सर्वे है इसमें अगर किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली जाती है तो ही इज नॉट बाइंड, ही मतलब ये उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपकी अगर संपत्ति या फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति सेक्शन 6 के सर्वे में चली जाती है जो नॉन मुस्लिम है, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में होल्ड किया था और 2010 में भी ये बात होल्ड की थी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में इस चीज़ को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए सेक्शन 6 में वर्ड चेंज किया और कहा पर्सन एग्रीव्ड। पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बहुत ही अथॉरिटी से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पर्सन एग्रीव्ड वर्ड को कन्वर्ट कर दिया, पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड कर दिया सेक्शन 6 में और उसको कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। और पर्सन एग्रीव्ड पे अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड हैं। मतलब अब जो 2023 में सर्वे होगा, जो आगे जितने भी सर्वे होंगे वक्फ की संपत्ति के, अगर उसमें नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति चली जाती है तो उनको भी वक्फ ट्राइब्यूनल जाके उसको चैलेंज करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और 2013 के अमेंडमेंट को सही ठहराया। तो ये एक बहुत ड्रैकोनियन लीगल पोजीशन है जिसको आज नहीं तो कभी चेंज करना पड़ेगा। और ये जैसे जैसे पावर दी जा रही है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी इसके और मिसयूज और दुरुपयोग सामने आते चले जाएंगे, तब जो बात मैं आज कह रहा हूँ तब समझ में आएगी कि ये बात जो है ये पहले से बता रहे हैं कि ये आपने पावर ही गलत दी है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसमें और आगे जाते हैं। एक तो हो गया सेक्शन 4, 5 और 6 का सर्वे। अब उसके बाद वो तो साल में 10 साल में एक बार होता है। अब इन द मीन टाइम अगर 10 साल के पीरियड में उनको याद आ जाए कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3। उसमें क्या ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और अगर ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति है तो उनको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो दर्ज हुई हैं उनको आप नोटिस दीजिए। तो हम सब जानते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट क्या, मतलब अगर मैंने कोई ट्रस्ट बनाया है और मेरी संपत्ति या वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप बताएंगे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट मुझे बताएगा नहीं। तो पहली बात, 2 सवाल है इसमें, आपको ये किसने पावर दी है कि आप मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? क्या मुझे इस देश के कानून ने पावर दी है कि मैं किसी भी संपत्ति को मंदिर की संपत्ति या मठ की संपत्ति घोषित कर सकता हूँ? ऐसी पावर दी नहीं है। और उसके बाद भी पावर देने के बाद भी उस आदमी को बताया भी नहीं जाएगा, जहाँ जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको वहाँ बताया जाएगा। तो ये सबसे ड्रैकोनियन है सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3। इसके बाद हमारे आपके लिए कानून क्या है, अगर आपकी हमारी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हो गया तो हम लोग सिविल कोर्ट जाएंगे और लंबी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। उनके लिए सेक्शन 53, 54 में उनको सिविल कोर्ट नहीं जाना है। अगर वक्फ की संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हुआ है, दे विल डायरेक्ट द डीएम एंड एसएसपी टू रिमूव द इंक्रोचमेंट एंड दे आर बाउंड बाय देयर ऑर्डर्स। ये सेक्शन 53, 54 में मेंशन है। इसके बाद सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया
जिसमें एक इस्लामिक स्कॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी आप ट्राइब्यूनल नहीं देखेंगे जिसमें ये क्राइटेरिया हो कि इसमें सनातन धर्म का जो ज्ञाता है या वेद पाठ पठन का जो ज्ञाता है वो इसमें एक जज की तरह इसमें काम करेगा। फिर उसके बाद हमारे आपके लिए कानून क्या है, तो सेक्शन 85 बहुत ड्रैकोनियन है और आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वफ़ के बीच में और आपके बीच में डिस्प्यूट है, अगर अब ये लॉ ये आ गया कि अब आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, यू हैव टू गो टू द वफ़ ट्राइब्यूनल। वफ़ ट्राइब्यूनल में वन ऑफ द मेंबर्स विल बी नॉलेजेबल और विल बी कीपिंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ, तो जनरली मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। तो आपने एक वर्चुअली शरिया कोर्ट इस देश में बना दिया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में ये प्रावधान है कि अगर आपको, देखिए हम सब जानते हैं कि इस देश में 3 तरह की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी, ये रिकग्नाइज कोर्टें हैं। अब एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, तो संविधान में अमेंडमेंट हुआ 323A और 323B, और उसमें सब्जेक्ट्स दिए गए कि किन किन सब्जेक्ट पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकती है, किन किन मुद्दों पे। वफ़ उसमें है ही नहीं, तो ये जो पूरा वफ़ ट्राइब्यूनल बना है ये होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और हमें कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे जाके अपनी बात करें। और वफ़ ट्राइब्यूनल किस तरह से फंक्शन कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी आप लोग उस पर आप उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए, तो आपको बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद आगे अगर बढ़ें, सेक्शन 101 वफ़ एक्ट में वफ़ के जितने वफ़ बोर्ड में जिनका नाम है या जितने उनके लोगों का उसमें चीज़ों में नाम है, वो सब पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया। किसी शंकराचार्य पुरोहित महंत को आज तक इस देश में किसी नोटिफिकेशन में कोई भी मुझे दिखा दे कहे विष्णु शंकर जैन जी आप गलत कह रहे हैं, ये देखिए शंकराचार्य जी को पब्लिक सर्वेंट घोषित किया गया। किसी भी हमारे पुजारी पुरोहित महंत को आज तक पब्लिक सर्वेंट नहीं घोषित किया गया है। वफ़ के जितने लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया, मतलब आप अगर उनको छू भी लें तो वो IPC के तहत ऑफेंस है। इसके बाद सेक्शन 107 में वफ़ की संपत्ति के लिए आपको कोई, अगर आपको कभी याद आ जाए 200 साल बाद भी कि ये संपत्ति वफ़ की संपत्ति है 107 में, तो आप कभी भी कोर्ट आ सकते हैं। कोई आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई मियाद नहीं है। हमारे लिए क्या है, हिंदू लॉ में हमारे लिए भी यही कॉन्सेप्ट था, पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में उस कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट कर दिया और कहा कि अगर शिकायत है और शिकायत नेग्लिजेंट है तो एक समय सीमा के अंदर आपको कोर्ट आना पड़ेगा। तो हमारे लिए लिमिटेशन है, हिंदू समाज के लोगों के लिए कोर्ट आना है। अगर कहीं मंदिर की संपत्ति जबरन कब्जा हो गई है, कोर्ट आना है, 12 साल तक चुप बैठे रह गए तो गए आप फिर उसके बाद कोर्ट नहीं जा सकते, लीगल हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। पर वफ़ के लिए क्या है, 200 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी आपको याद आ गया कि ये संपत्ति वफ़ की संपत्ति, तो आप कोर्ट जाइए और अपने लीगल हक के लिए लड़ाई लड़िए।